नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी का संदेश, युवाओं से विकसित भारत की अपील। मातोश्री की चौखट पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, रिश्तों में गर्माहट। हरिद्वार में मची भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, करंट की अफवाह बनी वजह। और एशिया कप में भारत पाक मैच पर हंगामा, अजहरुद्दीन ने उठाया सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में 124वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी ने युवाओं से विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को इस दिशा में सबसे अहम कदम बताया। साथ ही देश में बढ़ते विज्ञान, अंतरिक्ष और स्टार्टअप कल्चर की सराहना की। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सकुशल धरती वापसी को देश का गर्व बताया। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता और इंस्पायर मानक योजना से बच्चों में विज्ञान और नवाचार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे और इसके लिए उन्होंने युवाओं से इनोवेटिव आइडिया साझा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अगर आगे आए तो विज्ञान, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के जरिए विकसित भारत का सपना जल्द ही हकीकत बन सकता है। राजनीति में कुछ मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, उनका असर बहुत गहरा और दूरगामी होता है। आज ऐसी ही एक अहम मुलाकात हुई है। राज ठाकरे सालों बाद मातोश्री पहुंचे हैं। शिवसेना उबाटा प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने आखिरी बार राज ठाकरे 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के वक्त मातोश्री गए थे और अब एक बार फिर वही कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति के गलियारों में हलचल है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ रिश्तेदारी की है या कोई नई राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है। संयोग ऐसा है कि आज उद्धव ठाकरे का 65वां जन्मदिन है, यानी माहौल भी भावनात्मक है और संकेत भी गंभीर। हाल ही में 5 जुलाई को दोनों नेता एक ही मंच पर साथ दिखे थे और अब इन निजी भेंट के जरिए एकता की संभावनाएं और गहराने लगी है। क्या आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र और राजनीति एक नई करवट लेगी? राज और उद्धव का ये मेल महज भेंट है या भविष्य की बुनियादी? इंतजार कीजिए इस मुलाकात के सियासी नतीजों का। उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे उस वक्त हुआ जब मंदिर में भारी भीड़ दर्शन के लिए जमा थी। रविवार होने की वजह से मंदिर मार्ग पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और तभी अफवाह फैली कि सीढ़ियों के रास्ते में करंट उतर आया है। एक चश्मदीद ने बताया है कि मंदिर परिसर में एक खंबे में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे करंट की आशंका ने श्रद्धालुओं में दहशत फैला दी और भगदड़ मच गई। प्रशासन की माने तो हादसा सीढ़ियों वाले मुख्य मार्ग पर हुआ है, जहां जगह कम थी और भीड़ ज्यादा थी। कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे दम घुटने और दबने से मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसमें से कई लोगों की हालत नाजुक बन चुकी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने हादसे की पुष्टि की है, जबकि जिला प्रशासन करंट की अफवाह की जांच में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। फिलहाल मंदिर परिसर की स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस साल सितंबर में एशिया कप की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही विवाद गहराने लगा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में रखी गई है और 14 सितंबर को दोनों देशों के बीच मुकाबला तय किया है। इसी पर बवाल मच गया है। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस फैसले का कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता तो फिर आईसीसी और एशिया कप जैसे आयोजनों में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
अजहर ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स लीग का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था। अजहर ने उनके इस कदम का समर्थन करते हुए कहा है कि जब वे ऐसा कर सकते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि एशिया कप को लेकर सरकार और क्रिकेट बोर्ड क्या रुख अपनाते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठाणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा है। घटना है शाहपुर इलाके के अंसोली गांव की है, जहां 27 साल की संध्या संदीप बेरे ने घरेलू तनाव से परेशान होकर 20 जुलाई को अपनी 5, 8 और 10 साल की बेटियों को वरण भात में जहर मिलाकर खिला दिया। तीनों बच्चियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 24 और 25 जुलाई को तीनों ने दम तोड़ दिया। शुरुआत में मामला आकस्मिक मौत का माना गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला अपने शराबी पति से अलग रह रही थी और घरेलू तनाव के चलते ये खौफनाक कदम उठा बैठी। विनीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर एक गुड न्यूज शेयर की है। उनकी पत्नी रुचिरा सिंह ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। विनीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दिया। बेबी के जन्म की अनाउंसमेंट की है और लिखा है कि उनका लिटिल स्टार आ गया है। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे का जन्म 24 जुलाई 2025 को हुआ था और अब जन्म के 3 दिन बाद उन्होंने फैंस के साथ अपना सीक्रेट शेयर किया है। विनीत कुमार सिंह ने इस पोस्ट पर फैंस ने बधाई देने शुरू कर दिए हैं और सेलिब्रिटी भी उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। विनीत कुमार सिंह ने पिता बनने की खबर सुनकर उनके फैंस और सेलिब्रिटी दोस्तों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। एक्टर विक्रांत मेसी ने लिखा है कि बहुत बहुत बधाई भाई साहब। आहाना कुमार ने लिखा है कि बहुत ही बढ़िया खबर है, मैं इस नन्ही जान से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। इसके अलावा कई सेलेब्स ने एक्टर को बधाई दी है। विनीत कुमार सिंह के लिए ये समय बहुत ही खुशियों भरा है, क्योंकि हाल ही में उनकी सीरीज रंगीन भी रिलीज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक प्रेरणादायक विचारक, महान वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया। डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक संदेश साझा किया। पीएम ने लिखा है कि डॉक्टर कलाम के विचार आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया और भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और उन्होंने देश की रक्षा, अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका जीवन सादगीपूर्ण था और उन्होंने कभी किसी राजनीतिक मतभेद को अपने व्यवहार में नहीं आने दिया। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए देश भर में सम्मान मिला और उन्हें मिसाइल मैन के नाम में जाना जाता है। तो उनके विचार और आदर्श आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
भारत पर रूस से तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों की लगातार आलोचना हो रही है, लेकिन अब भारत ने मुखर होकर जवाब देना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने टाइम्स रेडियो को दिए इंटरव्यू में पश्चिम देशों की दोहरी नैतिकता पर सीधा निशाना साधा है। दोरईस्वामी ने साफ कहा है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी जरूरतों को भू राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुका सकते। उन्होंने कहा है कि जब बाकी देश अपनी सुविधानुसार रूस से रेयर अर्थ और ऊर्जा उत्पाद खरीदते हैं तो फिर भारत पर सवाल क्यों। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस भारत चीन जैसा कोई समझौता नहीं है और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत फैसले करता है। तो दोरईस्वामी ने यह भी याद दिलाया है कि जब पश्चिम देश भारत को हथियार नहीं दे रहे थे तब रूस ने भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा किया और यही राजनीतिक साझेदारी आज भी कायम है। यानी भारत ने अब साफ कर दिया है कि चाहे तेल हो या रक्षा सौदे, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना अब और महंगा हो गया है। निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 5 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है, तो जबकि एमडी और एमएस जैसी पीजी डिग्री की पढ़ाई अब 10 लाख रुपए तक ज्यादा खर्चीली हो गई है। शासन ने फीस नियमन समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से ये बढ़ी हुई फीस लागू होगी। 31 एमबीबीएस कॉलेजों में से 17 की फीस बढ़ी है और पीजी के 23 कॉलेजों में से 9 की। इतना ही नहीं, हॉस्टल की फीस में भी मामूली इजाफा किया गया है। अब छात्रों को रहने के लिए 2,02,000 से 3,46,000 तक चुकाने होंगे। माता पिता और छात्रों पर पढ़ाई का बोझ अब और भारी हो गया है। देश की जनता जो दवाएं ले रही है उसमें से हजारों दवाएं न तो असरदार है और न ही सुरक्षित। राज्यसभा में सरकार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पिछले 3 सालों में 3 लाख से ज्यादा दवाओं के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 9,000 से ज्यादा घटिया क्वालिटी की निकली है। सबसे गंभीर बात यह है कि 991 दवाएं तो या तो नकली थी या फिर मिलावटी। सिर्फ साल 2024 और 25 में ही 3,104 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दिसंबर 2022 से देश भर में दवा फैक्ट्रियों की जोखिम के आधार पर जांच की जा रही है। अब तक 905 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच हो चुकी है और 694 पर सख्त एक्शन लिया गया है, जिसमें प्रोडक्शन बंद कराने से लेकर लाइसेंस रद्द कराने तक शामिल है। वहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई है कि कथित घटिया दवाओं की जांच अब सीबीआई कर रही है। ये जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सिफारिश से शुरू हुई है, तो जिन्होंने कहा था कि इन दवाओं से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। सीबीआई अब ये भी देख रही है कि कहीं ये दवाएं मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों तक तो नहीं पहुंच रही। तो आवाज समाचार में अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। आवाज इंडिया।